जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से परिवार जॉब ग्रेड में। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक नई शानदार शुरुआत हो चुकी है, तो मैं आपका साइंस मेंटोर कृष्ण सैनी आप सभी के लिए एक और शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। आज साइंस में बायोलॉजी का सेल टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। जबरदस्त तरीके से सभी पॉइंट्स को समझेंगे क्योंकि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेल यानी कि कोशिका। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बेहतरीन तरीके से। तो जॉब ग्रेड एक शानदार शुरुआत आप लोगों के लिए एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सीयूटी और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए आप लोगों के साथ तैयार है। ठीक है, बाकी आप हमारे एप्लीकेशन को अवश्य डाउनलोड कर लें जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं दोस्तों, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। समय की मांग को देखते हुए समय समय पर आपको बेहतर गाइडेंस वहां पर मिलने वाली है, इसलिए आप जॉब ग्रेड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है सेल। कहाँ रहती है ये सेल, क्या होती है ये सेल? तो भाई सेल हमारे अंदर है और हमारी जो बॉडी है, प्लांट्स की जो बॉडी है ना, वो सेल यानी कोशिकाओं से मिलके ही बनी हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कोशिका होती है ना हमारे शरीर की, मानव शरीर की या जो भी लिविंग बॉडीज हैं उनके शरीर की फंक्शनल, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। सभी लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, सभी सेल के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है ना। जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि आपका मकान बना, इसमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ी? ईंटों की। बहुत सारी ईंटें लगाई गई चारों तरफ, तब जाके एक कमरा बना। 4 कमरे बनाए गए तब जाके एक घर बना। ऐसे ही बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनका ग्रुप होता है, तब जाके टिश्यू बनता है ना। फिर ऑर्गेन, फिर ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है, फिर आपका ह्यूमन बॉडी यानी कि पूरी बॉडी बनती है। तो सिंपली ये क्या है? हमारा सेल है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। ये पूरी ह्यूमन सेल है। ये आपको बहुत बड़ी दिख रही होगी, लेकिन बिलीव मी, जब आप डॉक्टर वाली सुई को इस तरीके से लगाएंगे और बाहर निकालेंगे ना, तो बहुत थोड़ा सा जो ब्लड आएगा उसके साथ भी आपको 10-12 सेल आ जाएगी, इतनी छोटी होती है। फिर ये सर इतनी बड़ी क्यों दिख रही है और ये इतने सारे पार्ट्स क्या हैं? हर पार्ट्स को पढ़ना है। माइक्रोस्कोपिक जूम करके देखा गया तो वहां से पता चला कि हाँ इन पार्ट्स को भी पढ़ना है भैया, ये सेल यानी कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया सेल को पढ़ना है और सेल को स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ सेल, आप बताएंगे मुझे, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि जो कोशिका होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका ने टेक्निकल वर्ड है साइटो, है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, होती क्या है भैया? 3 वर्ड, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल। कहीं कहीं आपको फंडामेंटल भी लिखा हुआ मिलेगा, बुनियादी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये हमारे होते हैं कि बुनियादी, संरचनात्मक और कार्यात्मक जैविक इकाई होती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कहा ना आपसे कि सबसे पहले कोशिका हो गई सेल। सेल से मिलकर बहुत सारे सेल का ग्रुप बना दिया गया। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। बहुत सारे उत्तक आपस में मिले तो हमारे शरीर का कोई एक अंग बन गया, कोई एक हिस्सा बन गया। बहुत सारे अंग मिले तो वो पूरा क्या बन गया? हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गेन का पूरा सिस्टम बन गया। जैसे नर्वस सिस्टम होता है ना, तंत्रिका तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है भैया, श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र। अकेले एक ऑर्गन का काम थोड़ी ना है खाना पचाना। माउथ से लेकर, ईसोफेगस से लेकर और आपके पेट से लेकर छोटी आंत, बड़ी आंत, सबका योगदान होता है ना। तो ये बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गेन सिस्टम बना रहे हैं। और फिर ऑर्गेन सिस्टम के बाद हमारी कहीं जाके क्या बन रही है दोस्तों? बॉडी बन रही है। ऐसा ही काम तो हो गया, इसलिए तो हमने इसको कहा स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल, क्योंकि स्टार्ट बेसिकली कहां से हो रहा है भैया? स्टार्ट यहां से हो रहा है, सेल से। ठीक है, अच्छा, एक और चीज इसमें बड़ी ही शानदार तरीके से हमसे पूछी जाती है कि ये जो टिश्यू है ना, ये टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह।
लेकिन ये परिभाषा इनकम्प्लीट है। कोशिकाओं का समूह तो है, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो एक ही प्रकार के कार्य को करते हैं। ठीक है, वो जब टिश्यू आएगा उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर अभी हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हमसे पूछा जाए स्टडी, है ना, ऑफ टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये चीज भी हमको पता होना चाहिए। यानी कि जो उत्तक होता है, उत्तकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी ये दोनों टर्म्स हैं, आपको अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेल क्या हो गया, बेसिकली हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि भैया सेल के बारे में बताया किसने, सेल को खोजा किसने। तो इसमें दो बहुत प्यारे नाम आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर आते हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम बिल्कुल सीख लेंगे, बिल्कुल बेसिक से। सेल की जो खोज है, कोशिका की जो खोज है, बेसिकली वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा था, और उन्होंने एक स्लाइस, एक पीस लिया था, किसका, कॉर्क, है ना, ये देखिए, और इसमें जो एक ब्रॉड चीज इनको दिखाई दी थी, इसी का नाम उन्होंने क्या रखा था, सेल रखा था, है ना। और इन्होंने ये चीज कैसे देखी, आंखों से, अपनी नेक्ड आई से नहीं, अपने द्वारा बनाए हुए जो माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप उन्होंने ही बनाया था, उसी से उन्होंने देखा था। ठीक है, एक कॉर्क स्लाइस थी, कॉर्क स्लाइस, उसमें ही उन्होंने ये पैटर्न देखा और इस पैटर्न को ही नाम दे दिया सेल। तो इन्होंने बेसिकली किस प्रकार की थी, डेड सेल की। कब की थी, 1665 में। ये ईयर भी आपको याद रखनी है, ये ईयर भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक 1665 और डेड सेल। सिंपल यही पूछा जाए कि सेल की खोज किसने की, तब भी आपको क्या करना है, रॉबर्ट हुक और सेल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसका मतलब लिविंग सेल की भी खोज हुई होगी, लिविंग सेल की भी खोज किसी ने की होगी, तो उसमें लंका में कूद पड़े एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन भाई काम भी बड़े बड़े हैं। और जैसी ल्यूवेनहॉक की बात आती है, हमारे दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए कि इनको तो हम किसी और चीज के लिए भी जानते हैं भाई, किसी और चीज के लिए भी जानते हैं। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में एक चीज और हमको पता होना चाहिए कि ये कौन है भैया, ये फादर हैं, है ना, किसके फादर हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान के जनक। कौन है दोस्तों, ये सूक्ष्म विज्ञान के जनक हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, बट यहां पर पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि इन्होंने ही जीवित कोशिका की खोज की, सिंपल माइक्रोस्कोप के ही द्वारा। कब की थी, 1674 में की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी 1665 में 9 जोड़ेंगे तब जाके 1674, यानी उसके 9 साल बाद उन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि जो सेल होती है भाई, सेल, सर मान लीजिए मेरा शरीर है, क्या मेरे शरीर के अंदर सेल्स जो होंगी, क्या वो सभी एक प्रकार की होंगी, क्या एक ही सेल होगी या बहुत सारी होंगी। कुछ सवाल आने चाहिए एज ए स्टूडेंट हम लोगों के माइंड में। सर क्या सभी कोशिकाओं की जो शेप होगा, आकार होगी, क्या वो समान होगी। अगर हम कुत्ते के अंदर सेल बात करें, बिल्ली के अंदर सेल की बात करें, क्या उन दोनों के अंदर सेल एक बराबर होंगी या समान आकार की होंगी, है ना। तो ये सब सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो सेल के बारे में अगर हम बता दें, तो देखो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है। अगर एक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, पढ़ेंगे ये सारी चीजें हम। बहुत सारी हैं तो उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, है ना। मल्टी मतलब बहुत सारी कोशिकाएं उसके अंदर है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेल हमारी किस और शेप की है, जैसे कि हमारे अगर ब्रेन और नर्वस सिस्टम यानी कि बैकबोन की बात अगर हम करते हैं, तो वो जो सेल होती है वहां पर न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं, जो लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों हम स्पर्म सेल की बात करें, वो राउंड और वो बहुत छोटी सेल होती है, अपनी ही बॉडी की बता रहे हैं। तो शेप में भी वेरिएशन है, साइज में भी वेरिएशन है और नंबर में भी वेरिएशन है। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे कि सबसे छोटी कोशिका
ऑल ओवर लिविंग बीइंग्स, सभी जीवित प्राणियों के अंदर सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की, बहुत छोटी होती है, 0.1 से लेकर 0.5। तो माइकोप्लाज्मा ये है क्या, इसको पीपीएलओ भी हम बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी जो सेल होती है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी जो कोशिका ऑल ओवर लिविंग बीइंग्स में पाई जाती है वो है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा। ये है देखो दोस्तों ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। ये है भाई साहब शुतुरमुर्ग बोलते हैं ऑस्ट्रिच को, और ये वही ऑस्ट्रिच है, इस पर आपने मूवी भी देखी होंगी। इसकी स्पीड 140-150 किलोमीटर पर आवर होती है, इसकी रेस भी कराई जाती है, मूवीज भी इसमें कुछ बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी जो लाता है राजा के लिए, इसी को तो लेकर आता है, उसका एक पर मांगता है वो पूरा उठा लाता है। तो उसी का जो अंडा होता है, याद रहेगा ना, उसी का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑल ओवर लिविंग बीइंग में, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट सेल हो गई, यानी कि सबसे बड़ी जो कोशिका हो गया, वो क्या हो गई भैया, शुतुरमुर्ग का, ठीक है। एक बार फिर से देखिए ध्यान से, ऑल ओवर लिविंग बीइंग्स में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच है। लेकिन अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो वहां पे भी दो प्रकार की कोशिका आएंगी, एक सबसे बड़ी एक सबसे छोटी, लेकिन वहां पे एक प्रकार की कोशिका और आएगी, एक सबसे लंबी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सुनिए, देखिए लॉन्गेस्ट सेल जो होती है एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर, हम भी एनिमल्स ही हैं, क्यों, पता लगेगा आपको कि लॉन्गेस्ट सेल जो होगी वो क्या होगी, नर्व सेल होगी, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं दोस्तों। और ये न्यूरॉन सर हमारे अंदर भी है, हाँ बिल्कुल है, हमारे अंदर है। तो कहाँ है भैया, ब्रेन में है। नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है ना, तो उसके अंदर क्या है, ये न्यूरॉन है। और इस न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, लॉन्गेस्ट सेल। ध्यान रखना, कहां पाई जाती है, बॉडी के, हमारी बॉडी के, ठीक है, क्लियर। एक चीज और, एक होती है आपका फीमेल ओवम, जिसको हम सिंपल ओवम भी कहते हैं, ओवम भी कह सकते हैं, है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा एक और होता है आपका दोस्तों मेल स्पर्म। ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, है ना, युग्मज इनको बोलते हैं हिंदी में। तो अगर मैं मेल स्पर्म की बात करूं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुक्राणु। तो ये शुक्राणु होते हैं, है ना, और जो फीमेल ओवम का मतलब होता है अंडाणु, ओवम का मतलब क्या होता है, अंडाणु। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, और बड़े ही विचार को गहन में रखते हुए समझना है, हमारे शरीर की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, कुतुब मीनार लंबा है, लेकिन हमारे जो ऑफिस है जिसमें हम काम करते हैं वो बहुत बड़ा है, वो लार्जेस्ट है। तो अगर लार्जेस्ट सेल की बात आती है, किसकी बात आती है, लार्जेस्ट सेल की बात आती है, सबसे बड़ी कोशिका की बात आती है दोस्तों, तो वो क्या है, फीमेल ओवम। लॉन्गेस्ट सेल की बात आती है ह्यूमन बॉडी में, तो वो क्या है, नर्वस या नर्व सेल या न्यूरॉन। और सबसे छोटी कोशिका की बात आती है, देखो छोटी में तो छोटी हो गई, एक बड़ी हो गई, एक लंबी हो गई, तो बड़ी और लंबी में अंतर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेल स्पर्म क्या होगी, सबसे छोटी कोशिका हो गई, स्मॉलेस्ट। कैसी हो गई, सबसे छोटी कोशिका हो गई, स्मॉलेस्ट। आई बात समझ में। तो ये चीज को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, सबसे बड़ी सबसे छोटी, है ना। चलिए इसके बाद सेल थ्योरी, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और उससे भी इंटरेस्टिंग ये कि ये जो सेल थ्योरी कुछ भी होती हो, ये वायरस पर काम नहीं करती। क्यों नहीं करती समझेंगे, लेकिन उससे पहले सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत होता क्या है, इसको जान लेते हैं। तो हमारे दो बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट, जिसको हम स्लाइडन एंड स्वान के नाम से जानते हैं, है ना, और इसमें से एक हमारे बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स के बारे में बताते हैं, एक जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल्स के बारे में बताते हैं। और उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं सभी सेल से मिलकर बने हुए, जितने भी एनिमल्स हैं सभी सेल से मिलकर बने हुए। और यही पॉइंट्स उन्होंने अपनी थ्योरी में दिए, उसी को सेल थ्योरी नाम दे दिया। लेकिन फिर एक और हमारे महान वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ वर्च्यू, उन्होंने कहा सुनो भाई, ये जो चीजें तुमने बताई हैं, कि तुम तो बॉटनिस्ट हो, तुमने अपना बता दिया कि प्लांट्स के अंदर सेल है, तुम जूलॉजिस्ट हो, तुमने बता दिया कि भैया सभी जीव जंतु, सभी जंतुओं के अंदर क्या है, सेल है, कोशिका से मिलकर बने हुए, ठीक है।
लेकिन आपको पता है कि जो नई सेल आती है वो कहां से आती है? पुरानी ही सेल से आती है। ऐसा नहीं कि कोई किसी डॉक्टर के पास गए कि मेरे नई सेल का इंजेक्शन लगा दे। तो नई सेल, जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनेंगी। ये बात रुडोल्फ वर्चू ने बहुत बाद में 1855 में बताई थी। इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर पूरी एक थ्योरी बना दी गई जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। और आज जो अपडेटेड सेल थ्योरी है वो सिंपल इतना सा कहती है कि जो कोशिका है, यानी जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं, वो सभी कोशिका से मिलकर बने, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट की जो कोशिका है वो मानव शरीर की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यानी फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और तीसरा पॉइंट यही कि जो भी नई कोशिकाएं हैं पुरानी कोशिकाओं से ही आती हैं, डिवाइड होकर। सेल डिवीजन एक टर्म है, पढ़ेंगे आगे वैसे। तो ये 3 पॉइंट्स, अपडेटेड पॉइंट्स हमारे इस सेल थ्योरी के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे मैथीज स्लाइडन। भाई मैथीज याद रहे ना रहे, स्लाइडन जरूर याद रहना चाहिए। और ये हमारे कौन थे? बॉटनिस्ट थे, है ना। और दूसरे हमारे कौन से भैया? थियोडर स्वान। स्वान याद रहे ना रहे, ये सॉरी थियोडर याद रहे ना रहे, स्वान जरूर याद होना चाहिए। और ये हमारे जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, जूलॉजिस्ट तो आप समझ रहे हैं भैया। बॉटनिस्ट, बॉटनी मतलब प्लांट्स, वनस्पति विज्ञान, और जू जंतु विज्ञान। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक चीज और, जो फादर ऑफ बॉटनिस्ट कहे जाते हैं वो थियोफेरेटस कहे जाते हैं, जबकि फादर ऑफ जूलॉजिस्ट आपके अरस्तु कहे जाते हैं, एरिस्टोटल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और अरस्तु ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहे जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। ये सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जा सकता है कि भैया जो सेल थ्योरी होती है किसने दी थी? तो स्लाइडन स्वान ने दी थी। ठीक है, जिसमें से स्लाइडन आपके कौन थे? बॉटनिस्ट थे, है ना। और जूलॉजिस्ट कौन थे आपके? थियोडर स्वान थे। कब कब दी थी ये भी आपको ध्यान रखना। इन्होंने 1838 में बताया था, ये नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि इसमें 1 साल का गैप है ये। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहां पे हमको पता लगता है कि भैया रुडोल्फ वर्चू भी आए थे 1855। ये एक बार ईयर हमसे पूछी जा सकती है, तो ये ईयर हमारा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बताया कि भैया जो नई सेल है, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाएगा नई सेल का, वो पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर बनेंगी, कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम देम, यानी पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर बनेंगी। तो इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया, और जैसे ही इनका कॉन्सेप्ट आया तो हमारे सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स आ गए। वो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। ये जो कोशिका सिद्धांत, आज का जो कोशिका सिद्धांत है, अपडेटेड कोशिका सिद्धांत है, वो बेसिकली क्या कहता है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं बता चुका हूं आपको, सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना, कि जो सभी जीव हैं जिनके अंदर जीवन है वो एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, कंपोज्ड 1 और मोर सेल। और मैंने आपको क्या बताया? अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, बहुत सारी सेल है तो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। ठीक है, पहला पॉइंट एकदम हैशटैग क्लियर। सेकंड पॉइंट, सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल कह सकते हैं। सर ये तो डेफिनेशन हो गई, एग्जैक्टली वही चीज है यहां पर भी। ठीक है, तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल बेसिक यूनिट है। बिल्कुल डेफिनेशन होती है सेल की, इसमें कोई और ऐड नहीं करना। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, कि जो सभी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग यानी जो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे उन्हीं से मिलके बनेंगे, है ना। तो सभी जो कोशिकाएं हैं पहले से मौजूद जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न हुई। अब बात आती है कि सर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल थ्योरी किस पर फिट नहीं बैठती, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन यानी अपवाद क्या है? सभी जानते हैं वायरस। क्यों? सिंपल सा है कि जो वायरस है ना, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है ना। नहीं समझ में आया? पहले मैं लिख देता हूं इसको कि ये क्या है भैया? लिविंग यानी जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है ना। तो इसको लिखेंगे लिंक बिटवीन, लिंक है, जोड़ है किस किस का? बिटवीन
लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी ये समझ में नहीं आया होगा आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। नॉन लिविंग, देखो होता क्या है। अगर मान लीजिए आप अपने घर पर हैं, ठीक है, आपके घर पे सोफा है, कोई बाहर से आया, सोफा पे बैठा, बैठ के चला गया। अब जो बाहर से आया था भाई, उस पे वायरस था, यानी वो वायरस आपके सोफे पर छोड़ गया, आप सोफे से दूर खड़े हुए, तो वो वायरस जो सोफे पर है वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। लेकिन आप जैसे ही उस सोफे पर बैठे, हाथ लगाकर, वो वायरस आपके हाथ पर आया, आपने मुंह पे इस तरीके से हाथ लगाया, आपने उन्हीं हाथों से बिना धोए बाहर से कुछ लाए और कुछ खा लिया, यानी वो वायरस आपके चला गया अंदर। जैसे ही वो वायरस अंदर गया तो वही वायरस क्या बन जाएगा, लिविंग बन जाएगा। लिविंग यानी जीव की तरह वो बिहेव करेगा। सर निर्जीव से जीव बन गया, हाँ बिल्कुल ऐसा कि कोई जिंदा ल्हास हो और वो जिंदा, मतलब ल्हास हो और वो जिंदा हो जाए, भगदड़ मच जाएगी। ऐसे ही तो वो हमारे अंदर के जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी मैकेनिक्स यानी जितने भी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हैक कर लिया, नर्वस सिस्टम को हैक कर लेगा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को हैक कर लेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस में क्या हुआ था, रेस्पिरेटरी सिस्टम हैक कर लिया था उस कोरोना वायरस ने। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोली, जो वायु कोष्ठक होते हैं, जहां वायु यानी ऑक्सीजन होती है, वह खुद जाके बैठ गया और ड्राइव करने लगा, और ऑक्सीजन को बोला तू बाहर जा, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। अब ऐसा नहीं कि सर हर किसी के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो वायरस जब जाता है ईसोफेगस के थ्रू, तो वो हमारे चांसेस हैं कि वो हमारे पेट में चला जाए, जहां HCl है, और HCl बड़ा पावरफुल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहा हूं, तो वो उसको नष्ट कर देगा। हमसे क्यों कहा जा रहा था कोरोना काल में कि भैया गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, कि अगर वायरस नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा अंदर गया भी तो चांसेस रहेंगे कि वो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू होते हुए कहां चला जाए, पेट में चला जाए और स्वाहा हो जाए। और ऐसा हुआ था उनके जिनके कुछ नहीं हुआ कोरोना वायरस में। बात समझ में आई? तो ये वायरस की कंडीशन होती है। तो लिंक है, ये कड़ी है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, इसलिए इस पर सेल थ्योरी हमारी फिट नहीं बैठती है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं रिगार्डिंग टू द सेल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा करने के लिए जॉब ग्रेड ने ठान ली है, इसलिए आप अब हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। जबरदस्त एप्लीकेशन आप लोगों के लिए हमने दिया है, बहुत A1 क्लास का, है ना। तो इसमें आपको SSC, रेलवे, डिफेंस, CUT, टीचिंग एग्जाम, ये सभी आपको धीरे धीरे हर सेगमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी फ्री क्लासेस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेल समझ में आ गया हमको क्या होता है, सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका समझ में आ गई, उसकी शेप भी अलग अलग होती है, उसके जो आकार होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, सेल थ्योरी भी हमको समझ में आ गया। तो जितनी भी सेल हैं उसको और हम दो प्रकार में बांट सकते हैं दोस्तों, जिनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। थोड़ा सा यहां पे समझेंगे, देखो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब शुरुआती स्टेज में, आप इसको भूलोगे नहीं वरना कभी ना भूल जाते हैं, शुरुआती। और यू कैरियोटिक, यू का मतलब होता है यू, जैसे मैं आपसे कहूं यू माने तुम, और तुम तो बहुत ही बुद्धिजीवी हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत होशियार हो, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं कि जिन सेल के अंदर, मतलब आधी अधूरी सेल होती हैं, उनके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका के अंग नहीं पाए जाते, उनको बोलते हैं प्रिमिटिव यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, कि वो अपनी शुरुआती स्टेज में है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ सेल्स की, तो इसके अंदर आपके डिफरेंट, आपको देखो फ्लैजिला, अभी हमने ये पढ़े नहीं है फ्लैजिला क्या होता है, ये सेल ऑर्गेनेल्स यानी सेल के कोशिका के अंग होते हैं, है ना। तो इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से आप जानते हैं, डेफिनेटली आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, वो भी नहीं पाया जाता इसके अंदर। आपको इसके अंदर
जो इसका माइंड है सेल का, क्या बताया था, न्यूक्लियस, वो भी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर प्रॉपर तरीके से होता है। तो हम इसमें एक ये भी कह सकते हैं कि ट्रू या डेवलप्ड न्यूक्लियस, क्या कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा कैसा होगा दोस्तों, डेवलप्ड होगा। क्या होगा, डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। और इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, वो मतलब डेवलप्ड नहीं होगा, बहुत, या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, नो न्यूक्लियस। ठीक है, हमारा यहां पर न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। फिलहाल मेन चीज जो मैंने आपको बताई कि सेल ऑर्गेनेल्स और आपका न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर ये दोनों ही चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अब एक दिमाग में आ रहा होगा, सर कुछ एग्जांपल दीजिए हमको समझ में आ जाए। तो जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं ना, आर्के बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, वो सब इसी के अंदर आते हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। तो सच एंशिएंट सेल विच लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, लैक मतलब कमी। ठीक है, तो लैक का मतलब क्या होता है, कमी। और डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स यानी विकसित कोशिका अंग का अभाव है, और किसका अभाव है, वास्तविक केंद्रक का अभाव है। अब एक बात सोचिए, कोशिका का दिमाग ही केंद्रक होता है, वही नहीं है, यानी दिमाग ही नहीं है। किसी इंसान के अंदर दिमाग ना हो, किसी स्टूडेंट के अंदर दिमाग ना हो, एबनॉर्मल कंडीशन में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल से याद रखें। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल में बैक्टीरियल सेल आ गए, माइकोप्लाज्मा आ गया, है ना, आर्की बैक्टीरिया भी होते हैं, साइन बैक्टीरिया भी होते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक में आ जाते हैं। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं भैया, एनिमल और प्लांट सेल होते हैं। और यही नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे डिटेल में एनिमल और प्लांट सेल, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है। और हो भी क्यों ना, आप तो सर्दियों में हीटर चला लेते हैं कमरे के अंदर, लेकिन पेड़ को तो सर्दियों में भी बाहर रहना पड़ता है, गर्मियों में भी बाहर ही रहना पड़ता है, और बारिश में भी बाहर रहना पड़ता है, लेकिन आप तो समय के अनुसार अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इसलिए कोशिकाएं भी ऐसी बनाई गई हैं भैया ऊपर वाले ने, कि जिसको ज्यादा काम है उसको उतनी ही प्रोटेक्शन दी गई है ना। वो पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सच सेल इन विच अलोंग विद द न्यूक्लियस डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स यानी कि जो कोशिका के अंग है वो पूरी तरीके से विकसित हो, न्यूक्लियस हो, उनको सब हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, आपके जिसके अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें हो गई। आज हम इतनी ही चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक छोटा सेशन था, अभी इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तब तक आप सभी से उम्मीद है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो आपका अपना एक छोटा सा परिवार है, इसको बहुत जल्दी बहुत बड़ा परिवार आप लोगों के योगदान से हमको बनाना है। ठीक है, तो आप हमको फॉलो कर लेंगे, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेंगे, जॉब ग्रेड, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर, इंस्टा, सब जगह आप हमको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।